हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अच्छा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है? जैसे कि अभी तक हमने सब एल्केन देखे हैं। क्या देखे हैं? एल्केन देखे हैं। एल्केन क्या होते हैं कि कोई भी एक कार्बन की चेन और उसमें सारे कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्डेड अरेंज हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड से अरेंज हो, वो क्या होता है? एल्केन होता है। और जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उस हिसाब से हम उसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए यूज करते हैं हम ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, समझे? अच्छा, तो अब उसके बाद जो एल्केन होता है उसका एन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ब्यूटेन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्यूटेन। तो सफिक्स जो हम लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं? जो हम इसमें सफिक्स यूज करते हैं वो एन यूज करते हैं एल्केन के लिए। ठीक, तो अगर सारे सिंगल बॉन्डेड हों तो उसमें ए एन ई लगेगा। अगर कोई डबल बॉन्ड भी हो तो उसमें एन लग जाता है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लग जाता है? आयन लग जाता है। ठीक है, ठीक ठीक है, क्या लग जाता है? आयन लग जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और अब यार यहाँ पर टर्म देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई एल्केन है। क्या है? एल्केन है। आप सपोज दैट इसमें से एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन है, वहां से आप एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी जो है हैलोजन ग्रुप का कोई भी एटम लगा दीजिए, एलिमेंट लगा दीजिए। किसका? हैलोजन ग्रुप का। अच्छा, हैलोजन ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ठीक है, एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद होता है क्लोरीन, फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, समझा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप। तो आप किसी भी एल्केन में किसी भी एक H को हटाकर वहां पर अगर आपने जो है, जनरली हैलोजन ग्रुप को X से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जनरल जो है X से डिनोट किया जाता है। किसको? पूरे हैलोजन फैमिली को। ठीक है, अच्छा, आपने एक X को हटाकर, H को हटाकर वहां पर अगर सपोज दैट आपने कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया, मान लो हमने Cl लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप पूरे एल्काइन की चेन ले लीजिए और उसमें सारे बॉन्डेड क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। तो आप किसी भी एक H को हटाकर वहां पर जो है कोई भी एक हैलोजन ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। तो जैसा कि आपको इसी से पता चल रहा है, अगर हम इसकी नेमिंग करने जाएंगे तो हेलो एल्केन, हेलो मतलब हैलोजन ग्रुप की नेमिंग पहले करनी है। क्या होता है? हैलोजन ग्रुप की, फिर बाद में एल्केन आ रहा है तो एल्केन का नाम बाद में लिखना है आपको, पहले हैलोजन ग्रुप का नाम लिखना है। जैसे कि सपोज यही है, इसको देख लो, तो इसमें देखो कौन से कार्बन पे जो है क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर हम नेमिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो पहला कार्बन यही होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है? क्लोरो ग्रुप लगा है। क्या लगा है? क्लोरो। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 क्लोरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। अब उसके बाद एल्केन का नाम क्या? ब्यूटेन। समझ में आ गया? तो केवल आपको हैलोजन ग्रुप का नाम लिख देना है और उसके बाद आपको एल्केन की नेमिंग करनी है। तो इस तरह से आप जो है हेलो एल्केन की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं हेलो एरिन। हेलो एल्केन हमने देखिए, अब हेलो एरिन कैसे बनेगा? सिंपल सी बात, हेलो एरिन क्या है? सपोज दैट कोई भी एक बेंजीन रिंग है। क्या है? एक बेंजीन रिंग। ऐसे होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें H H H H H, ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन।
ठीक है, तो ये अब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है, बेंजीन का है। तो आप बेंजीन में किसी भी एक H को हटाकर एक H से रिप्लेस कर दीजिए किसको, हैलोजन ग्रुप को। जैसे कि सपोज दैट ये एक H है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इसको जो है इसमें आप हैलोजन ग्रुप लगा देना है। क्या लगा देना है, हैलोजन ग्रुप। अब ये क्या बन गया, हेलो एरिन। क्या बन गया, हेलो एरिन। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है जिसमें हमने अभी बेंजीन के बारे में देखा, तो बेंजीन में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक H को हटाकर वहां पर क्या लगाना है, हैलोजन ग्रुप को लगा देना है बस। तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरिन बन जाएगा। तो हेलो एल्किन और हेलो एरिन समझ में आ गया। हेलो एल्किन में क्या होता है कि आप कोई भी एल्किन की चेन में से एक H को हटाकर उसमें हैलोजन ग्रुप लगा दो, वो हेलो एल्किन हो गया। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर किसी H को हटाकर आप वहां पर हैलोजन ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेलो एरिन हो जाएगा। समझ में आ गया, गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब इसकी आईयूपैक नेमिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी आईयूपैक नेमिंग कैसे करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है आईयूपीसी के, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेमिंग करेंगे, आईयूपैक नेमिंग। ठीक, तो देख लो ये एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी साल नहीं जाता जहां पर जो है आईयूपैक नेमिंग से क्वेश्चन ना पूछे जाएं आपसे, या किसी का आईयूपैक नेम ना पूछा जाए। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। दूसरा क्या कर लीजिए, आप उसमें जो है नंबरिंग, क्या कर लीजिए, नंबरिंग देना है फिर आपको, ठीक है। तीसरा आपको फिर नंबरिंग की प्रायोरिटी जो देनी है वो कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप को पहले देना है। किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। जब आप नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को आपको पहले ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, उसके बाद नंबरिंग देना, नंबरिंग किस हिसाब से देना है कि फंक्शनल ग्रुप को पहले, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले क्यों देना है कि जैसे आप जो है कोई फंक्शन रखते हैं घर में, या कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, अरेंज होता है, सपोज दैट कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं पे, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा, जैसे आईफा अवार्ड ही ले लीजिए। तो उसमें आईफा अवार्ड में आप देखते होंगे जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको हमेशा आगे बिठाया जाता है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद फिर अदर लोगों को बिठाया जाता है। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं जो चीफ गेस्ट होते हैं वो प्रोग्राम के कहीं ना कहीं बहुत ही खास गेस्ट होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी प्रायोरिटी देना हमें आवश्यक हो जाता है, इसलिए हम चीफ गेस्ट को सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद बाकी सब बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये आपका चीफ गेस्ट की तरह है। किसकी तरह, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये चीफ गेस्ट की तरह है। तो अगर इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो ये नाराज हो जाएगा, नाराज हो गया तो फिर आपका प्रोग्राम बेकार हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा चलो इन्हीं सब चीज़ों को अभी हम देखते हैं, नेमिंग करके दिखाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, अगर थ्योरेटिकली से इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे कि सपोज दैट हमने एक कार्बन, एक कंपाउंड ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, और चलो यहाँ पर हमने Cl लगा दिया। अब यहाँ पर H लगाए, H H H H H H H H H। अब हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है। क्या लिखना है, इसका
आयुपेक नेम लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख ही रही है, यही है, एक ही चेन है इसमें, तो इसमें चेन का तो कोई लफड़ा है नहीं। तो हम सपोज दैट, चलो ठीक है, हमने चेन सिलेक्ट कर ली कि हाँ ये है चेन। अब ये देखो, अब हमें नंबरिंग करने की बारी आ रही है। तो नंबरिंग में ध्यान रखना कि जो अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अगर कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स उपलब्ध है, क्या है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप उसको प्रायोरिटी दे दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, तो ध्यान रखना कि क्लोरीन को कम से कम नंबर मिले, क्या मिले, क्लोरीन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन को नंबर मिल रहा है वो तीसरा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर भी सेम तीसरा ही नंबर मिल रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अगर सपोज दैट यहाँ पर एक कार्बन और लगा होता तो हम नंबरिंग यहाँ से करते, क्योंकि यहाँ से फिर 3rd नंबर मिलता है और यहाँ से 4th नंबर। तो ध्यान रखना हमेशा इसको कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो किस पे लगा है, तो हम 3 क्लोरो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 क्लोरो। और फिर इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए यूज करते हैं हम पेंट, ठीक है, और एल्केन है तो पेंटेन। तो इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, 3 क्लोरो और पेंटेन, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम हो गया, समझ में आ गया, गुड। अच्छा और भी देखते हैं, अब थोड़ा टफ देख लेते हैं, ठीक। अच्छा देखो, सपोज दैट ये चेन दी गई है आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर H H H H H H H H, ठीक है, और यहाँ कहीं Cl लगा हुआ, ये भी H, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात, आपको कुछ डरना नहीं है कि ये इतना ज़्यादा रावण की तरह सज धज के आ गया है, तो आप इससे डरेंगे नहीं। सिंपल सी बात, आपको वही रूल फॉलो करना है राम की तरह बिल्कुल, और सीधे सीधे लंका पे जीत आपको मिल जाएगी। तो राम के पहले रूल क्या थे कि सबसे आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ से देखिए, और एक बात याद रखना, अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए कि नहीं, और सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या ले गया, 1 2 3 4 5 6, ये मिल गई। चलो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहीं हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, ये है 1 2 3 4 5, मिल गई कि नहीं, 1 2 3 4 5। अच्छा अब उसमें ये देखिए, अब इसमें ये देखिए कि जो है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब इसको कम से कम नंबर। तो कहाँ से करें नंबरिंग, 1 2, तो कहाँ से मिल गया हमें, 1 2, यहाँ से 1 2, दूसरा नंबर मिला है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो, ठीक है। अब ये देखो तीसरे कार्बन में क्या लिखा है, इथेन भी लिखा है, क्या लिखा है, इथेन। तो क्या लिख देंगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, 5 पेंटेन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। सिंपल सी बात, हमने सबसे पहले किया चेन सेलेक्ट की अपने, हमें चेन मिल गई ये वाली, ये देखो ये वो चेन मिल गई, चेन मिल गई। अब उसके बाद हमने नंबरिंग करना स्टार्ट की। नंबरिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, दूसरा नंबर यहाँ से स्टार्ट करते तो कौन सा नंबर मिलता, 1 2 3 4, चौथा मिलता। तो यहाँ से नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद इसको दूसरा नंबर मिला, तो इसे हमने क्या दिया कि 2 क्लोरो, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी हमने कि जो दूसरा कार्बन है उस पर क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो तीसरा ग्रुप लगा है वो कहीं ना कहीं कार्बन नंबर 3rd पे लगा हुआ है। तो हमने इसको 3 इथाइल, उसके बाद पेंटेन। समझ में आ गया, अच्छा गुड, वेरी गुड। और बता रहे जैसे कि सपोज दैट, अब उसके बाद एक एरोमेटिक ग्रुप का भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एरोमेटिक ग्रुप का। सपोज दैट
यहां पर क्लोरीन लगा है तो सिंपल सिंपल इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल क्लोरोबेंजीन। क्या कह देते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या कह देंगे हम इसको सीधे सीधे कह देंगे क्लोरोबेंजीन। और अगर सपोज दैट इस पे ठीक आप सपोज दैट एक Cl यहां लगा है, एक Cl यहां लगा है, समझ में आ गया, या फिर यहां Cl लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, अब ये देखो यहां भी, ठीक है। तो अब इसका काम नाम क्या दे सकते हैं आप, सीधे सीधे लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोबेंजीन। ठीक, टेट्रा क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, किसकी, हेलो एल्केन की। हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप रिएजेंट पे ध्यान दें, कौन सा रिएजेंट क्या प्रोडक्ट बना के दे रहा है, या कौन सा रिएजेंट कहाँ कैसी रिएक्शन कर रहा है। तो आप सबसे पहले जो ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है वो है कि आपको सबसे पहले जो है रिएजेंट के ऊपर ध्यान रखना, कौन सा रिएजेंट कैसे वर्क कर रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। क्या करेंगे, प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट हम सबसे पहले एल्केन से पता करना चाहते हैं, किससे, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं। किससे, एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं। भाई कैसे बनाएंगे, देखो देखो, हेलो एल्केन से, ठीक है, समझ आ गया। अब सबसे पहले ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तो या इसकी क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, क्लोरीनेशन विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, सनलाइट से हम इसकी करा सकते हैं। तो सनलाइट में क्या होगा, ये जो दो क्लोरीन है, क्या है, ये जो दो क्लोरीन है, इनमें से एक क्लोरीन टूटेगा तो एक H को लेके भागेगा, तो क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl, और दूसरा वाला Cl लाके इसको यहां पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH2Cl। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बस इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा कौन, ये वाला क्लोरीन, तो क्या निकल गया, HCl। अब ये वाली जगह खाली हो गई, तो ये वाला Cl आके यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH2Cl। ठीक, जिसको हम क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो गया, तो 1 क्लोरो, क्या लिख देंगे इसको, 1 क्लोरो, ठीक है, पेंटेन। क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो पेंटेन। तो इस प्रकार से हमने एल्केन से क्या बना लिया, हमने एल्केन से हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर लिया। ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर सपोज दैट किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, क्या चार्ज है, किसी के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, जैसे कि सपोज दैट ये स्पीसीज आ गई आपके सामने, CH3 प्लस लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। सपोज दैट किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, इसको कहेंगे कार्बोएनायन। कार्बोएनायन, ठीक। और अगर सपोज दैट किसी के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लगा हुआ है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है CH3 और एक पॉइंट, ध्यान से देखो, प्लस चार्ज होगा तो इसको कहेंगे क्या, कार्बोकैटायन। माइनस चार्ज होगा तो क्या कहेंगे, कार्बोएनायन। और जस्ट एक ऐसे बिंदु रखा होगा तो इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल।
क्या कहेंगे इसको? फ्री रेडिकल। अच्छा फ्री रेडिकल, अच्छा ये बनती क्यों है, कैसे प्रिपेयर होते हैं ये, कि भैया कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कार्बोनाइन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है। खैर ये तो आप क्लास 11 में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम याद दिलाने के लिए थोड़ा इसको रिवाइज कराए देते हैं। इन सब को बनने का मेन कारण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कि पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। समझ में आ गया? और इसी के कारण जो है क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है हैलोजन ग्रुप की। हैलोजन ग्रुप के जितने भी एटम होते हैं, हैलोजन ग्रुप के जितने भी एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। जैसे कि सपोज दैट फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ऊपर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन आपका, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या जाएंगे? पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें जब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड इस तरफ होती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, क्या करेंगे? जैसे कि सपोज ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, टॉप टू डाउन, डाउन मतलब डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन मतलब डाउन द ग्रुप, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन, ठीक है। तो डाउन डाउन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। समझ में आ गया? बस वही चीज है, इतना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद एक चीज और हम देखना चाहेंगे, जैसे कि सपोज दैट, अच्छा सपोज दैट ये कंपाउंड है HCl लिखा हुआ है। अच्छा इसमें देखो H है और ये Cl है, तो इसमें देखो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? भाई मैंने बताया था आपको हैलोजन ग्रुप के एटम जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब गेन करेगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा, उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा नेगेटिव। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज आएगा पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, चार्ज आएगा नेगेटिव, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या डोनेट करेगा तो समझ लो उसके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है?
पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब पूरी तरीके से नहीं खींच रहा है, मतलब पूरे ले नहीं दे रहा है, लेकिन खींच रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके कारण ये पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जो डेल्टा का साइन लगा हुआ है ये दिखाता है पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्शियली। ठीक है, तो ये पार्शियली इस पर नेगेटिव आ रहा है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत खासा डिफरेंस है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो काफी हद तक इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं क्लोरीन के साइड। तो इसलिए जो क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। समझ में आ गया? गुड। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? सपोज दैट अब आप उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो एल्केन को एक चीज से और कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और था रिएजेंट SO2Cl2। अच्छा, इसको डाल के हम कैसे एल्केन से तो है हेलो एल्केन बनाते हैं। देखो जैसे कोई भी एक एल्केन ले लो, CH3 CH2 CH3, क्या होता है? CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा? इसमें जो SOCl2 लिखा हुआ है, SOCl2 में से SO2 गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? SO2 गैस। बचा क्या? Cl2। तो ये भी कृपा से चुका है हैलोजनेशन कर रही है। क्या कर रही है? हैलोजनेशन। तो ये क्लोरीन अकेला बचा, तो ये क्लोरीन का क्या करेगा? बॉन्ड टूटेगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ये क्लोरीन एक H को लेके भागेगा और दूसरा क्लोरीन उस H की जगह लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 और क्लोरीन आके यहाँ लग गया और प्लस यहाँ पर क्या लग गया? HCl निकल गया। ठीक, अच्छा अब आप मुझसे पूछेंगे सर कि जब इसने रिएक्शन की सर तो क्लोरीन को इस वाले कार्बन पे आके लगना चाहिए, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, लेकिन ये तो बीच में लग गया। क्या? ये तो बीच में लग गया सर, ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा मैं बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए हुआ कि इसके लिए एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी आपको। इसकी क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ये तो हमें मोटा मोटा तौर पे दिखा दिया कि भैया चलो इसको इस रीजन को डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? एल्केन फॉर्म हो जाता है और HCl गैस निकल जाती है। लेकिन एक्चुअली में इसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये किस तरह से रिएक्शन कर रहा है या किस तरह से इसकी प्रोसेस हो रही है, इसके लिए आपको क्या पढ़ने का? इसकी मैकेनिज्म देखनी होगी। मैकेनिज्म ये बताती है कि रिएक्शन आखिरकार हुई कैसे है। मैकेनिज्म हमको टोटली डिटेल में बताती है कि आखिरकार ये रिएक्शन हुई कैसे। समझ आ गया? तो जैसे सपोज दैट मैं इसकी आपको मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ? इसकी मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? जैसे मैंने आपको CH3 CH2 CH3 लिखा, अब उसके बाद SO2 गैस तो निकल गई। क्या है? ये SO2 Cl2 है, तो इसमें से SO गैस है, SO2 गैस है, तो ये SO2 निकल जाती है। ठीक है, अब बचा आपके पास Cl2 बचा। तो Cl2 जब बचता है तो Cl2 का Cl का बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो ये क्या करता है? ये आएगा एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। तो हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा तो ये क्या निकाल देगा? HCl। ठीक है, इसने एक H को लिया, इसके जैसे सपोज दैट हम इसको ऐसे बना लें, तो ये क्या करेगा? ये Cl आकर ये H को लेके भाग जाएगा और क्या बना लेगा? HCl। अब उसके बाद जैसे ही ये H निकलेगा, क्या निकलेगा? ये H जैसे निकला कार्बन से तो इसके ऊपर आ गया क्या? पॉजिटिव साइन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन अपने साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी लेके। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया? अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन इससे निकल गया। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन होता है, ये कार्बोकेटाइन बना, ये बन गया क्या?
ये एक कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब ये देखो यहाँ पर जो कार्बन प्लस चार्ज है, यहाँ पर इससे जो है कितने कार्बन की चेन जुड़ी हुई है? एक ही कार्बन की चेन देखो इसी तरफ केवल जुड़ी हुई है। इसके इस साइड तो कोई चेन है नहीं, ना ऊपर की साइड है ना इस साइड है, केवल इसी साइड चेन है। इसलिए इसको कहते हैं क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये 1D बन रहा है। लेकिन सपोज दैट अगर ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए? ये चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है पॉजिटिव वाला, ये अगर यहाँ इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाए तो कहने की अब ये देखो इस वाले कार्बन से कितनी चेनें जुड़ी हुई हैं? इस तरफ भी चेन जुड़ी हुई है और इस तरफ भी, मतलब इस तरफ भी चेन जुड़ी हुई है और इस तरफ भी जुड़ी हुई है। तो अब ये कितना बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और याद रखना जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर होता है 2 डिग्री और फिर होता है 1 डिग्री। याद रखना। तो कार्बोकेटाइन की केस में क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री फॉर 1 डिग्री। लेकिन जो कार्बोएनाइन होता है, क्या होता है? जो कार्बोएनाइन होता है उसमें जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता है? 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद होगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद सबसे कम होगा 3 डिग्री। तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन में होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन कार्बोएनाइन में होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आ गया? बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, ओके। तो इसी के कारण फिर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेता है। क्या बना लेता है? 3 डिग्री। तो ये ऐसे बनता है CH3CH कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसके बाद CH3। अब ये क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब उसके बाद जो ये वाला Cl है वो यहाँ के अटैक करेगा। अब उसके बाद क्या बना लेगा? CH3CHCl CH3। समझ में आ गया? इस तरह से ये प्रोडक्ट बना। समझ में आ गया? गुड। अब थोड़ा एक हेलो एरिन भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हेलो एरिन भी देख लेते हैं। हेलो एरिन कैसे बनता है? क्या देता है? हेलो एरिन। जैसे कि सपोज दैट ये एक बेंजीन ले लिया हमने। क्या ले ली? बेंजीन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर H लगा हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर आप अगर सपोज दैट Cl2 से करा दें तो भी क्या बन जाएगा? क्या करेगा? ये एक उसको लेके भाग जाएगा, H को क्या निकाल देगा? HCl निकाल देगा और क्या बन जाएगा? हेलो एरिन बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ही बना सकते हैं आप। या दूसरा तरीका एक और है। कई सारे तरीके प्रिपरेशन मेथड, लेकिन मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 1 घंटे के लेक्चर में हमें ख़त्म करना है इसको। तो बहुत सारी चीज़ें मैं केवल सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको क्या हो कि ज़्यादा परेशानी मत हो। तो जैसे कि सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एल्काइल ग्रुप है, तो मैंने कहा था ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसकी खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आता है। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप के। तो क्या करता है? ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव आता है, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव आएगा। तो इसी प्रकार से जब आपको रिएक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता चल जाते हैं कि कहाँ पॉजिटिव जनरेट हो रहा है और कहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है, तो इस हिसाब से आप उसकी रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने सपोज दैट ये ले लिया, एनिलीन ले लिया। क्या ले लिया? एनिलीन ले लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा क्या होता है? NH2 लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। इसकी रिएक्शन कहेंगे Na
NO2 ऐसे। तो ये क्या करता है, इसको डायजोनियम सॉल्ट में बदल देता है। किस में बदलेगा, N2 से। ठीक, इस प्रकार से ये करता है, समझ में आ गया। तो क्या बन जाता है N2Cl। ठीक, अब उसके बाद ये बन गया है डायजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया है, डायजोनियम। ये जो होता है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये बहुत अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। मतलब कि ये बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है, ये छोड़ के जाने वाला है। तो ये बहुत जल्दी जो है छोड़ देगा इसको, किसको, बेंजीन को। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर इसको ये नाइट्रोजन गैस है, N2 निकाल लेगा, बचेगा Cl। इस Cl को लेने कोई आ जाए तो क्या हो जाए, काम बन जाए। अब इसके बाद अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे, क्या पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा OH, मतलब फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या बना लेगा ये। और अगर आप इसके अंदर ये CU2 और Cl2 ये डाल देंगे तो ये क्या बना लेगा, हेलो एरिन बना लेगा। क्या बना लेगा, हेलो एरिन बना लेगा। ठीक है, और साथ में निकालेगा N2 गैस। क्या निकालेगा, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। लेकिन इससे अगर आप इसे पानी में घोल दें, किसमें, पानी में, H+ की प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनॉल, और प्लस N2 गैस तो निकलेगी। ठीक, फिनॉल बना लेगा। ठीक है, तो याद रखना ये क्या सी रिएक्शन थी, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आपको ये मेंशन नहीं करना है, ये मैंने अलग से बता दिया आपको एक्स्ट्रा में कि अगर इसके फिनॉल भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सैंडमेयर रिएक्शन पूछी जाए तो आपको ये 2-3 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले NaNO2, ठीक है, तो ये इसको किस में बदल देगा, डायजोनियम सॉल्ट में बदल देगा। और जैसे ही डायजोनियम सॉल्ट में ये वाला रिएजेंट डालेंगे आप, CU2Cl2, क्या डालेंगे, CU2Cl2, तो ये एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। इसी को हम कहते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। समझ आ गया, ओके। अब एक बात और मैं बताता हूं कि इसमें देखो एल्काइलेशन और एसाइलेशन कैसे होता है। देखो एल्काइलेशन और एसाइलेशन की प्रोसेस क्या होती है। देखो दो आपको मेन चीजें पढ़ने को मिलेंगी, दो। एक होता है एल्काइलेशन, एक क्या होता है, मेन रिएक्शन है एल्काइलेशन, और दूसरी होती है एसाइलेशन। अच्छा, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सबसे पहले आपको एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप पता होना चाहिए। क्या होता है एल्काइल ग्रुप, सपोजेट एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। एसाइल ग्रुप क्या कहलाता है, ROCOCl, उसी पर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एसाइल ग्रुप, और ये एल्काइल ग्रुप। तो मतलब एल्काइल ग्रुप को किसी भी चेन में जोड़ना या किसी भी कंपाउंड में जोड़ना वो क्या कहलाती है, एल्काइलेशन। और एसाइल ग्रुप को किसी चीज में जोड़ना वो क्या कहलाती है, एसाइलेशन। समझ में आ गया कि जब आप किसी एल्काइल ग्रुप को किसी चेन में जोड़ना चाहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एल्काइलेशन। और अगर एसाइल ग्रुप को जोड़ना चाहेंगे तो एसाइलेशन। समझ में आ गया, गुड। और जैसे बुर्ज रिएक्शन होती है, क्या लिखते हैं, बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन क्या होती है, बुर्ज रिएक्शन कुछ नहीं होती है। इसमें सपोज दैट आपको दो जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेना है, जैसे कोई भी, और उनको Na2Na ले लेना है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है ड्राई ईथर। ठीक, इसकी वजह में ये रिएक्शन करवा देना है आपको। तो ये क्या करता है, इन दोनों यूनिट को आपस में, दोनों X को निकाल देता है और दोनों R को जोड़ देता है। तो क्या बना लेता है, R और R डैश। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देता है और साथ में क्या निकाल देता है, 2NaX। ये देखो प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट आपने ये ले लिया CH3 CH2Cl, 2 यूनिट ले ली इसकी। ठीक, अब उसके बाद क्या डाल दिया, इसके 2Na डाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या ले लिया, ड्राई ईथर।
अब उसके ये जो 2 यूनिट हैं CH3 की 2 यूनिट, तो ये आपस में क्या होती हैं, तो 2 यूनिट बना लीजिए आप। देखो यहाँ पर CH3 CH2 और Cl 1 यूनिट हो गई, प्लस यहाँ पर हो गई Cl CH2 2 यूनिट हो गई। तो ये क्या होती है, ये दोनों जो होता है, ये दोनों ये इसको लेके भाग जाते हैं, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NaCl, 2 NaCl बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों आपस में निकल गए, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। इस प्रकार से इस वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं, बुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं, बुर्ज रिएक्शन। तो यहाँ तक मैंने हेलो एल्किन और हेलो एरिन की अधिकतर रिएक्शन, सारी रिएक्शन आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग बहुत अच्छी से पढ़ते रहिए, मेहनत करती रहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं ये एक महीना जो है ठीक से यूटिलाइज कर लिया तो आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगर सपोज एट अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो ये ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि काश थोड़ी मेहनत कर लेते तो 12th में अच्छी परसेंटेज बन जाती। इसलिए प्लीज़ इस 1 महीने में अपनी हर एक हरकतों को बंद कर दीजिए, कोई भी बुरी आदतें नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए इस 1 महीने में कि बस हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये 1 महीना किसी अमृत के वरदान से आपको कम नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में जो आप पढ़ रहे होते हैं या जो पीरियड कर रहे होते हैं, ये जो लास्ट का पीरियड होता है इससे बेस्ट तैयारी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा तेजी से वर्क कर रहा होता है, क्योंकि आपको चिंता सता रही होगी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इस समय आपका माइंड रिकॉल करने की क्षमता बढ़ा लेता है अपने आप को, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा करिए कि इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में दीजिए, ठीक है। 1 महीने तक खेल वेल वगैरह बाकी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, केवल जुनून जगा रही है पढ़ने की बस इस 1 महीने। तो आप इस 1 महीने की मेहनत आपका बहुत अच्छा स्कोर बूस्टअप करेगी। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए आराम से और मेहनत करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।